हेलो बच्चों, स्मार्ट मोमेंट्स के स्मार्ट स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रविकांत सिन्हा और आज रिटेल के सेक्शन में हम लोग बात करेंगे रिटेल फॉर्मेट के बारे में। तो रिटेल फॉर्मेट क्लास 11th का आपका यूनिट नंबर 1 यानी फंडामेंटल ऑफ रिटेलिंग पे बेस्ड है और ये सेक्शन नंबर 2 है रिटेल फॉर्मेट। रिटेल फॉर्मेट में हम बेसिकली जानेंगे कि रिटेल किस तरीके से काम करता है और उसके क्या क्या तौर तरीके हैं, वो फॉर्मेट कैसा होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं रिटेल फॉर्मेट में रिटेलर्स के बारे में। रिटेलर एक पर्सन है, एक एजेंट हो सकता है, एक कंपनी वाला हो सकता है या कोई भी एक संस्था का मालिक हो सकता है जो सामान को बेचता है और सर्विसेज देता है, ठीक है, और कस्टमर तक वो सामान को पहुंचाता है, वही कहलाता है रिटेलर। इनके मेन फंक्शन है रिटेलर के सामान को खरीद कर बेचना। किसको बेचना? कस्टमर को बेचना। तो ये रिटेलर का मेन उद्देश्य होता है और मेन फंक्शन भी होता है, ठीक है। जो सामान जो लाया जाता है वो बल्क में लाया जाता है रिटेलर के द्वारा होलसेलर से, ठीक है, और प्रॉफिट्स के साथ कस्टमर्स को बेचा जाता है। ये बेसिकली एक साइकिल होता है, जो ये प्रोसेस चलता रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर होलसेलर को, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट करता है फिर आपको रिटेलर को, और रिटेलर फिर कस्टमर को। तो इस तरीके से जो है प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुँचने में इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जो है होकर गुजरना होता है। वहीं आप देखेंगे कि रिटेलर अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं कस्टमर के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, डेवलप करने के लिए। डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन और वर्ड ऑफ माउथ, ये सारी चीज़ों को उनको करना होता है, और ताकि जो है उनके बाइंग एक्सपीरियंस को भी बढ़ाया जा सके, एनहेंस किया जा सकता है और उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो किसी सामान को खरीदने में, प्रोडक्ट में। तो ये सारी चीज़ों को किया जाता है, ब्रांड एंडोर्समेंट किया जाता है। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा, व्यापक तौर पर बहुत बड़ा एक फॉर्मेट है जिसे हमें समझना होगा। बच्चों, बेसिकली रिटेल फॉर्मेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्टोर बेस्ड रिटेलर और नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलर। स्टोर बेस्ड मतलब जिनका कोई फिक्स लोकेशन में कोई स्टोर होता है और वहां पर वो सामान की खरीदी बिक्री करते हैं, वो स्टोर बेस्ड रिटेलर हो गया। वही नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलर कौन हो गया? जो घर में ही आपको पूरी सर्विस देते हैं, मतलब आपके सामान को आपको घर तक पहुंचा देंगे इंटरनेट के माध्यम से, जिसका कोई पर्टिकुलर दुकान नहीं होता, शॉप नहीं होती, तो वो कहलाते हैं नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलर। अब रिटेलर को किस तरीके से विभाजित किया गया है, डिफरेंट रिटेलर्स को किस तरीके से विभाजित किया है जानते हैं। तो इसको विभाजित करने के लिए 7 मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है टारगेट मार्केट सर्व, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफरिंग, तीसरा है प्राइसिंग स्ट्रक्चर, चौथा है प्रमोशनल एम्फेसिस, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और छठवा है सर्विस लेवल एंड 1 ऑपरेशनल फैक्टर, और सातवां है ओनरशिप स्ट्रक्चर। चलिए बच्चों, एक एक करके समझते हैं इसको कि रिटेलर कितने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं, उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों टारगेट मार्केट सर्व। आप इसे लिखेंगे टाइटल में, टारगेट मार्केट सर्व, जो रिटेलर के जो है क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट है। बेसिकली टारगेट मार्केट सर्व का अर्थ होता है कोई पर्टिकुलर बाजार जिसको टारगेट किया गया हो किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कस्टमर्स के लिए, तो उसे बोलते हैं टारगेट मार्केट सर्व। हम इसमें आ जाता है 3 मुख्य चीजें, मास मार्केट, स्पेशलिटी मार्केट और एक्सक्लूसिव मार्केट। मास मार्केट क्या होता है? एक ऐसा मार्केट है जहां पर लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस होती है, लार्ज चंक ऑफ कस्टमर्स होते हैं, है ना। यहां पर जो है मार्केट जो है, बाजार बहुत ही व्यापक तौर पर फैला हुआ होता है और इसमें हर प्रकार के प्रोडक्ट्स यहां पर बेचे जाते हैं कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे बोलते हैं हम मास मार्केट, ठीक है। दूसरा होता है स्पेशलिटी मार्केट। स्पेशलिटी मार्केट क्या होता है? कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए होता है, वेरी पॉपुलर एमंग द हैविंग द फीचर्स दैट गोज बियॉन्ड द मास मार्केट। मतलब यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल फीचर्स वाले प्रोडक्ट जो है आपको कस्टमर्स को पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। दिस अपील्स टू दोज कस्टमर हु लुक फॉर मोर एडवांस प्रोडक्ट, जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, उनके लिए ये स्पेशलिटी मार्केट तैयार किया जाता है, ठीक है। मास मार्केट और स्पेशल मार्केट में यही डिफरेंस है। मास मार्केट में सब आम आदमी के लिए, सबके लिए एज पर द डिमांड वहाँ पर जो है प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है, हर प्रकार के प्रोडक्ट। वहीं स्पेशलिटी मार्केट में कोई स्पेशल प्रोडक्ट जो है जिसकी डिमांड है और जो एडवांस प्रोडक्ट है उसको लाया जाता है मार्केट में। और तीसरा है एक्सक्लूसिव मार्केट। एक्सक्लूसिव मार्केट दोनों से काफ़ी अलग है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे कस्टमर को टारगेट करती है जो एक मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब बहुत ही हाई क्लास सेक्शन है ना, हाई क्लास वाले कस्टमर जो है वो डिमांड करते हैं इस चीज़ की और वो उसे चाहिए रहता है, उसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों चीज़ आ जाती है। तो वैसे एक्सक्लूसिव मार्केट आपको कई जगह पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जहां पर कस्टमर बहुत ही हाई क्लास का होगा, ठीक है, और उनमें जो है वो हु इज विलिंग टू पे हाई अमाउंट फॉर द प्रोडक्ट, मतलब किसी प्रोडक्ट के लिए वो कीमत को नहीं देखेगा। जैसे कोई एग्जांपल ले सकते हो, कोई गाड़ी लेने वाला है, ठीक है, BMW का जो आप प्राइस देखेंगे 1 करोड़ 30 या 50 लाख, तो हर कोई नहीं खरीद सकता। तो एक्सक्लूसिवली उसको मंगवाया जाता है कस्टमर के डिमांड के अनुसार मार्केट में, तो उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव मार्केट।
बच्चों रिटेल के क्लासिफिकेशन में अगला पॉइंट आता है प्रोडक्ट ऑफरिंग। प्रोडक्ट ऑफरिंग का बड़े रिटेलर्स बेसिकली इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऐसे रिटेलर जो डिवाइड किए गए हैं विड्थ और डेप्थ के अनुसार। विड्थ का मतलब हो गया एक ऐसा रिटेलर है जो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन, उसके पास बहुत सारे अलग अलग रेंज है। साबुन के जो है आपके उनके बहुत सारे रेंज है, उनके पास हमाम है, लाइफ बॉय है, सिंथॉल है, इस तरीके से उस प्रोडक्ट लाइन के बहुत सारे रेंज है। वहीं आप देखोगे डेप्थ पे भी वो ध्यान देता है, मतलब वहाँ पर उस कंपनी के है ना और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। जैसे आपका हो गया हिमालय कंपनी के और कौन कौन से प्रोडक्ट है उस रेंज में, है ना, उस कैटेगरी में, तो वो आपको बताया जाएगा। तो ऐसे रिटेलर्स भी आपको ये कहलाते हैं प्रोडक्ट ऑफरिंग, है ना। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है जनरल मर्चेंडाइजर, जिसमें जनरल मर्चेंडाइजर का मतलब क्या होता है, जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पर कैटेगरीज होती है, ठीक है, और वहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स विद द प्रोडक्ट लाइन इज जनरली लिमिटेड। मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट की रेंज कैटेगरीज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बट प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट आइटम जो है ना, उस प्रोडक्ट लाइन में वो बहुत ही लिमिटेड होता है। मतलब उस प्रोडक्ट लाइन में जो जितने प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम होते हैं, रेंज बहुत बड़ी होती है, कैटेगरीज बड़ी होती है, बट प्रोडक्ट लाइन में उस प्रोडक्ट की जो आइटम है वो कम होते हैं। जैसे मैंने बताया एग्जांपल बिस्किट्स का, अब बिस्किट का आप ले लीजिए, बिस्किट कैटेगरी में आप देखोगे तो उस पर बिस्किट बहुत सारे बिस्किट्स होंगे, ठीक है, बट उस बिस्किट के जो है उसके रेंज में और मतलब उसके प्रोडक्ट लाइन में और दूसरे बिस्किट आपको नहीं मिलेंगे। जैसे पार्ले का हो गया, है ना, पार्ले का आपको बिस्किट मिलेगा, बट पार्ले का और दूसरे बिस्किट्स आपको नहीं मिलेंगे, या फिर दूसरा उसका ब्रांड नहीं मिलेगा। तो ये कहलाते हैं आपके जनरल मर्चेंडाइजर। इसके बाद बारी आती है मल्टीपल लाइन्स स्पेशलिटी मर्चेंडाइजर। इसका मतलब होता है जहां पर प्रोडक्ट जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी कम होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइन इज वेरी नैरो, बट विद इन द कैटेगरीज, उस कैटेगरी के अंदर जो है वहां पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सिलेक्शन आपको वहाँ पर मिल जाता है। मतलब वहाँ पर आपको चुनने का आपको आसान हो जाता है। तो वहाँ पर प्रोडक्ट लाइन जो है कम होंगी, मतलब वहाँ पर प्रोडक्ट रो जो है उसका कम होगा, लेकिन आपको वेराइटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है, आपको सिलेक्शन में जो है आपको ऑफर मिलेगा। जैसे सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सोनी का एग्जाम्पल ले लीजिए। सोनी कंपनी जो है उसमें कई सारे आते हैं, टीवी आता है, फ्रिज आता है, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, तो उसमें आपको सिलेक्शन में आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर सिलेक्शन का आपको वाइड रेंज मिलता है। सोनी के अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, है ना। जैसे सोनी का आप टीवी ले रहे हो तो टीवी में ही अलग अलग मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। सोनी के आप होम थिएटर ले रहे हो, सोनी का आप एसी ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, तो उसके अलग अलग जो है मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। तो मतलब उसमें जो कैटेगरीज बोला जाए, उसका सिलेक्शन कैटेगरीज आपके लिए आसान हो जाता है। तीसरी बात आती है सिंगल लाइन। सिंगल लाइन स्पेशलिटी मर्चेंडाइजर का मतलब होता है जहां पर लिमिटेड ऑफरिंग है ना, लिमिटेड प्रोडक्ट है, मतलब वहां पर प्रोडक्ट भी कम है और जो है वहां पर प्रोडक्ट में ऑफर भी कम है, देखा जाए तो, है ना। तो प्रोडक्ट रेंज भी कम है, प्रोडक्ट कैटेगरीज भी कम है, तो वहां पर हम ये बोल सकते हैं ये सिंगल स्पेशलिटी मर्चेंडाइजर है। मतलब इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं कंप्यूटर गेम, सॉफ्टवेयर, है ना, ज्वेलरी स्टोर, छोटे छोटे जो ज्वेलरी स्टोर है वहाँ पर आप देखोगे वहाँ पर उनके पास प्रोडक्ट ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, ठीक है, और ना ही उनके पास बेचने की कुछ रहता है, ना ही वहाँ पर उनके जो है अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। जो आप मांगोगे सिर्फ वही एक ही चीज़ दिखाएगा, उसका और दूसरा रूप उनके पास नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं सिंगल लाइन स्पेशलिटी मर्चेंडाइजर, ठीक है बच्चों रिटेलर के क्लासिफिकेशन में तीसरा पॉइंट आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। इसमें होता है एवरीडे लो प्राइसिंग और दूसरा होता है हाई और लो प्राइसिंग। बच्चों एवरीडे लो प्राइसिंग का मतलब होता है यहाँ पर एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर रिटेलर जो है ना, अपने जो नॉन सेल प्राइस है, मतलब जिसमें उन्हें बेचना नहीं है, वो मूल्य और डिस्काउंट प्राइस के बीच का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करके वो उस प्राइस पे वो सामान को बेचता है और उसकी स्ट्रेटेजीज बनाता है। जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं जी महासेल, बॉम्बे बाजार, सुपर बाजार, है ना, बिग बाजार, आरपीजी, ये सारे बिग जो बड़े बड़े मार्केट हैं, ये जो है एवरीडे अपने प्राइसेस को घटा बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब कहीं पर कुछ ऑफर देना रहा तो कुछ डिस्काउंट दे दे, 30%, 20% ऑफ, मतलब अपने नॉन सेल प्राइस है जिसमें वो रेगुलर बेचते हैं उससे वो कम करके और अपने डिस्काउंट को उसके बीच में वो देते हैं ऑफर, ठीक है। या तो आपको 30% डिस्काउंट देंगे या वो प्राइस को कम कर देंगे, रेगुलर प्राइस को। तो ऐसे जो है एक तरीके से प्राइस वॉर खत्म हो जाता है। आप बिग बाजार में जाएंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड इसका जो पॉइंट है वो है हाई लो प्राइसिंग। हाई लो प्राइसिंग आप देख सकते हैं जहां पर रिटेलर जो है कस्टमर्स को कई बार जो है अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उस प्राइस से काफ़ी अधिक में बेच देते हैं, ठीक है। आप किसी मोबाइल शॉप में गए, ठीक है, आपको मोबाइल वो अच्छा लगा और आप वो मोबाइल का वो रेट बताया 7,000 रुपये, ठीक है। वहीं आप किसी और दुकान में जाएंगे,
है ना, और जो काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ पर कस्टमर का आना जाना काफ़ी होता है और वहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो वो कॉम्पिटिटर से, अपने कॉम्पिटिटर से, आसपास के कॉम्पिटिटर से वो प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रखेगा या लो रखेगा, जैसे भी है, ठीक है। तो हाई रखेगा तो उस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो मेंटेन करके रखेगा। तो एट द सेम टाइम वो उसने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया होगा, उसने प्रमोशन में खर्चा किया होगा, इस कारण कस्टमर के पास आ रहे हैं और इसी कारण वो थोड़ा प्राइस उससे ज़्यादा में बेचेगा। मतलब आपने वो मोबाइल 7,000 में वहाँ पता लगाया, लेकिन वो आपको हो सकता है 7,500 रुपये में वो दे और उसके साथ साथ आपको कुछ बेनिफिट्स भी दे। तो ये होती है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। बच्चों आगे रिटेलर को क्लासिफाई किया गया वो है प्रमोशनल फोकस के अनुसार। प्रमोशनल फोकस का मतलब होता है जहां पर प्रमोशन किया जाता है कस्टमर के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए। डिफरेंट प्रमोशन टेक्निक्स अपनाई जाती है, अलग अलग टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, है ना, वो सारी चीजें टेक्निक, वो सारी चीजों को बोला जाता है प्रमोशनल फोकस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, इसमें आ जाता है आपका विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग किसके माध्यम से होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल मतलब हो गया आपका ईमेल के थ्रू, मोस्टली यूटिलाइज बाय द स्मॉल लोकल कंपनी। जो छोटी छोटी कंपनीज क्या करती है, अपना मेल भेजती है, मेल में वो पूरी प्रोडक्ट की जानकारी आपको दे देती है कस्टमर्स को, ठीक है। तो हो गया डायरेक्ट मेल। उसके बाद पर्सनल सेलिंग का मतलब हो गया खुद जाकर कस्टमर तक वो प्रोडक्ट को पहुंचाना, ठीक है। वो प्रोडक्ट भले ही एक्सपेंसिव हो, लेकिन कस्टमर को अगर वो घर तक आप पहुंचा रहे हो, उससे कॉन्टेक्ट करके पहुंचा रहे हो, तो इससे एक रिलेशनशिप भी बिल्डअप होता है और वो कस्टमर आप पर विश्वास भी करता है कि आप उसे एश्योर कर रहे हो सर्विस देने के लिए। उसके बाद बात करते हैं अदर टेक्निक्स की। अदर टेक्निक्स में आ जाता है आपका पब्लिक रिलेशन हो गया, इवेंट मार्केटिंग हो गया, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन। मतलब यहाँ पर आप पब्लिकली में जाके उनसे आप बात करते हो, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हो, या फिर कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हो जहां पर आप प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते हो, ठीक है। जैसे आप देखना बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, कई सारे जो अवार्ड फंक्शन होते हैं, कई सारे जो है डांस कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं, कोई आयोजन कराया जाता है, तो उस आयोजन में स्पॉन्सरशिप जो है किसी कंपनी का दिया जाता है, तो वो प्रोडक्ट को बेसिकली प्रमोट करते हैं अपने कंपनीज के, तो उसको बोला जाता है इवेंट मार्केटिंग। इसके साथ साथ CRM क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कस्टमर को आफ्टर द सेल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर से लॉन्ग टर्म एक बिल्डअप रिलेशन बनाए रखते हैं, उसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पब्लिसिटी करना, अनाउंसमेंट करके पब्लिसिटी कर दिया जाता है, वो होता है पब्लिसिटी। सेल्स प्रमोशन मतलब सेल्स को प्रमोट किया जाता है, वो होता है सेल्स प्रमोशन। बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुल एंड पुश प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज दिया हुआ है कि कैसे पुश स्ट्रेटेजीज होता है। वहाँ पर प्रोड्यूसर जो है अलग अलग प्रमोशनल एक्टिविटीज करता है, फिर इंटरमीडिएटरी होता है बीच में, फिर डिमांड के अनुसार जो है कस्टमर तक पहुँचाया जाता है। पुल स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है मार्केटिंग एक्टिविटीज करता है टू एज पर द डिमांड, है ना, और इंटरमीडिएटरी भी जो है डिमांड के अनुसार कस्टमर को पहुंचाता है। तो ये बेसिकली एक साइकिल होता है, जैसा मैंने बताया था, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचने का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बच्चों रिटेलर के अगले कैटेगरी की बात करते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मतलब हो गया वितरण प्रणाली, कैसे वितरण किया जाता है। देखिए सेल्स को हम ये इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी सेल किया जाता है वो या तो फिजिकली आप कस्टमर को तक पहुंचाते हो या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से या वर्चुअली आप पहुंचाते हो, तो उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो यहाँ पर दो चीज़ है, स्टोर बेस्ड सेलर और नॉन स्टोर बेस्ड सेलर। स्टोर बेस्ड सेलर जो आपके स्टोर में दुकान में जो कस्टमर्स आते हैं आप उन्हें सेल करते हो, वो हो जाता है स्टोर बेस्ड सेलर। जैसे शॉपिंग एरिया हो गया, रीजनल शॉपिंग मॉल हो गया, ये सारे जो है स्टोर बेस्ड हो गया। नॉन स्टोर हो गया ऑनलाइन सेलर, डायरेक्ट मार्केटिंग, वेंडिंग मशीन, जहाँ पर कोई भी दुकानदार नहीं होता, आप स्वयं जाके सामान को खरीदते हो और पेमेंट वहाँ पर कर देते हो, तो वो होता है नॉन स्टोर रिटेलर्स। बच्चों इसमें अगली कैटेगरी रिटेलर के क्लासिफिकेशन में वो है सर्विस लेवल। सर्विस लेवल का मतलब क्या होता है, जब रिटेलर है ना सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर को ताकि उनके बाइंग एक्सपीरियंस को बढ़ाया जा सके, मतलब वो और आए आपके दुकान में और चीज़ों की खरीदी करे। एक बार कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया तो वो आपके शॉप का एक रेगुलर कस्टमर बन जाता है। तो इसी कारण सर्विस जो है देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें 3 टाइप की सर्विस होती है। पहला होता है सेल्फ सर्विस, जहाँ पर कस्टमर स्वयं जाके सामान खरीदता है, उठाता है, पॉकेट में डालता है और उसकी पेमेंट करके वहां से जाता है, चेकआउट करता है। दूसरा होता है असॉर्टेड सर्विस। असॉर्टेड सर्विस में क्या होता है, यहाँ पर हैंडलिंग द पॉइंट ऑफ द परचेज, ट्रांजैक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, असिस्टेंट, अरेंज पेमेंट्स प्लान, ऑफर, डिलीवरी एंड मेनी मोर। यहाँ पर आपको जो है असिस्ट करने के लिए वहाँ पर लोग होते हैं, ठीक है। आपको आपके परचेज को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए वहाँ पर आपको लोग मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट खरीदिए, ये प्रोडक्ट मत खरीदिए, ठीक है। आपको असिस्ट करेंगे, है ना, और आपके जो पेमेंट का जो प्रोसेस है उसको भी आसान कर दिया जाता है, आपकी डिलीवरी को भी आसान कर दिया जाता है, मतलब आपका जो सामान है वो आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये भी एक असॉर्टेड सर्विस में आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं बिग बाजार। बिग बाजार में भी आपका ऐसा ही होता है, आपको वहां पर असिस्टेंट मिलेंगे, सेल्स असिस्टेंट, वो आपको असिस्ट करेंगे, बताएंगे प्रोडक्ट के वो कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, कौन से प्राइस रेंज में आपके है, वो कौन सा नहीं है, तो वो आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो उसको बोलते हैं असॉर्टेड सर्विस, ठीक है। ये आपको कई जगह पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती है फुल सर्विस की। फुल सर्विस का मतलब होता है जहां पर
कस्टमर को उसके प्रोडक्ट का वैल्यू आप प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। मतलब आप कस्टमर के जो कस्टमर ने आपसे सामान खरीदा है तो वो उसके वैल्यू को कैसे आप बढ़ाओगे, वो होता है फुल सर्विस। मतलब आपने कस्टमर आपके दुकान से खरीदा है ना सामान को, आप उसे क्या वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। आप हो सकता है उन्हें आप एक छोटा सा गिफ्ट दे दिए, ठीक है, वो जाते वक्त वो बड़ा खुश हो जाएगा, फिर आपके शॉप में आएगा, ठीक है। आप उसे कुछ ना कुछ जो है एक वैल्यू ऐड करने के लिए, आपके उनके परचेस को और ज़्यादा बहुत ही वंडरफुल बनाने के लिए, एक्सपीरियंस को वंडरफुल बनाने के लिए वो चीज़ों को दिया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं फुल सर्विस। या फिर आप बोलोगे सर आपके प्रोडक्ट जो आप लिए हो उसमें 2 साल की वारंटी है हमारी तरफ से, सर आपने जो प्रोडक्ट लिया है उस पर आपको ये गिफ्ट फ्री मिल रहा है, तो ये सारी जो कहलाई जाती है वो होता है फुल सर्विस। जो इसमें आगे आता है ऑनरशिप स्ट्रक्चर। ऑनरशिप स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्वामित्व। स्वामित्व का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, कौन जो है रिटेलर का बेसिकली जो है ऑनर होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट रिटेलर, चेन रिटेलर और फ्रेंचाइजी। एक तो स्वतंत्र जो रिटेलर है जो अपना दुकान स्वयं का चलाता है, ठीक है। चेन रिटेलर मतलब एक दुकान है उसकी और एक दुकान कोई और चलाता है उसी के नाम से, और कोई तो ऐसा करके उसके 2-3 अलग अलग दुकानें अलग अलग शहरों में, तो होता है चेन रिटेलर। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, उसने अपना जो है नाम है ना किसी दूसरे पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दिया, वो होता है फ्रेंचाइज, ठीक है। तो ये भी जो है आपके ये ऑनरशिप में स्ट्रक्चर में आता है, वो उसका नाम यूज करके वो चला सकता है। जैसे आप बैंक में देखोगे, एक बैंक का नाम जो है कोई दूसरा जो है अपनी जगह पे खोल के वो चला सकता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीजें आती हैं यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइजिंग ऑफर्ड और ऑन द बेसिस ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइजिंग ऑफर का मतलब इसमें क्या हो गया, कन्वीनियंट स्टोर, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, स्पेशलिटी मार्केट स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, कैटलॉग शोरूम, ये सारी चीजें आ जाती है। मतलब यहाँ पर कस्टमर्स जो है इस कैटेगरी में वो उनको डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब कन्वीनियंट स्टोर के रूप में, सुपरमार्केट के लिए, हाइपर मार्केट के लिए, स्पेशलिटी स्टोर के लिए और डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए और कैटलॉग शोरूम के लिए। तो यहाँ पर वो जाके अलग अलग अपने जरूरत के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। नॉन स्टोर रिटेलिंग में क्या आ जाता है, डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, मतलब कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, वहाँ पर रिटेलर नहीं होता, ठीक है। मतलब कस्टमर और प्रोड्यूसर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ पर मेल के थ्रू, टीवी के शॉपिंग के थ्रू, ई शॉपिंग के थ्रू, टेली मार्केटिंग के थ्रू ये हो जाता है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। तो इसे बोला जाता है नॉन स्टोर रिटेलिंग। बच्चों अब बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आपका क्या आ जाता है, देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेसिकली यहाँ पर रिटेलर जो है जानते हैं कि कस्टमर्स को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, ठीक है। और अपने लॉयल कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए वो अलग अलग टैक्टिक्स को अपनाते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, ठीक है। पहला, कस्टमर को ये हक देते हैं कि वो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग सामान का चुनाव कर सके, यानी कोई भी प्रोडक्ट का चुनाव वो अपने हक के लिए कर सके, तो वो आज़ादी देते हैं रिटेलर्स। तो इस कारण जो है कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कस्टमर वहां पर सेटिस्फाई हो जाता है जब उसकी नीड पूरी हो जाती है, जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो कस्टमर वहां पर सेटिस्फाइड हो जाता है। दूसरा आता है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, मतलब आप किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, कस्टमर उससे कन्विंस हो जाता है आपसे और वो प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब उसकी सारी जानकारी आप कस्टमर को देते हैं और उनमें वो इंटरेस्ट डेवलप करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसे यूज करके देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से कस्टमर जो है आपके उस प्रोडक्ट को यूज करता है और उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट को दोबारा लेने आता है। बच्चों इसमें नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन का मतलब जो रिटेलर किसी प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करता है वो कस्टमर के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए। इसमें रिटेलर जो है अलग अलग क्रिएटिव पीपल्स को जो वो है इस पे शामिल करता है, जो मार्केट को समझते हैं, है ना, और जो कस्टमर्स को उस चीज़ के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ट्रैफिक बिल्डिंग की। ट्रैफिक बिल्डिंग में क्या होता है, कस्टमर जो है इंटरनेट का सहारा लेता है, डिजिटल मीडियम का सहारा लेता है कस्टमर को जानकारी देने के लिए, ठीक है। लाइक मोबाइल हो गया, लाइक आपका इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, इसके थ्रू जो है कस्टमर को वेबसाइट हो गया, इसके थ्रू कस्टमर को जो है वो जानकारी देता है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में वो सारी डिटेल वो वेबसाइट में डाल देता है या मोबाइल पे डाल देता है और उससे वो जानकारी उनके मोबाइल पे मिल जाती है कस्टमर्स को। तो इस तरीके से जो कस्टमर जो है काफ़ी जो है वहाँ पर उसके वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आता है, उससे उसको इनकम जनरेट होता है और साथ साथ उसके दुकान में भी वो चीज़ें बढ़ोतरी हो जाती है। एक प्रकार का एडवर्टाइजिंग है ये, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में देना हो गया, इंटरनेट के माध्यम से देना, इन सब से जो है कस्टमर अल्टीमेटली उनसे जुड़ते जाते हैं, बल्क में जुड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आप बारी आती है लेआउट की। लेआउट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर स्टोर बेस्ड रिटेलर स्टोर में कस्टमर वहाँ पर पहुँचते हैं और सामान को खरीदते हैं और अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर वो शेयर करते हैं और उससे बहुत सारे कस्टमर्स जो है उनके साथ जुड़ते हैं अगर उनका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेआउट, जो है स्टोर बेस्ड रिटेलर लेआउट, है ना। उसके बाद नॉन स्टोर में क्या आ जाता है, वो
इंटरनेट के माध्यम से जो चीज़ को खरीदी करते हैं उनका एक्सपीरियंस अगर खराब होता है तो दोबारा नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो फॉर मेनी रिटेलर डिजाइनिंग ऑफ द राइट शॉपिंग एटमॉस्फेयर, मतलब उनके लिए सही एटमॉस्फेयर क्रिएट करना कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इट कैन अपील टू द कस्टमर्स मोर, और उसके स्टोर की जो मतलब प्रोग्रेस है उसको बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो लेआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टोर बेस्ड और नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलर, ठीक है। लेआउट इंपॉर्टेंट इन द नॉन स्टोर वर्ल्ड, ऑल्सो इन द साइट नेविगेशन, यूजेबिलिटी। आप कोई भी आप देखो कि कौन सी साइट जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी से खुलती है, कौन सा प्रोडक्ट जल्दी से अवेलेबल होता है उस साइट पे, वहाँ पर कस्टमर जल्दी, क्योंकि कस्टमर आज वेट करना नहीं चाहता, उनको प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी चाहिए होता है, ठीक है। तो लेआउट आपका परफेक्ट होना चाहिए, आपका दुकान जो है वहाँ पर प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से अरेंज होना चाहिए, ठीक है, और कस्टमर को उस चीज़ को पहुंचाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बारी होती है लोकेशन की। लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका रिटेलर का जो लोकेशन है वो जो है कस्टमर के पहुंच से ज़्यादा दूरी पर ना हो, है ना, कस्टमर आसानी से एक्सेस कर सके, विजिबिलिटी में हो, उनको रास्ता पता हो कि वो शॉप कहाँ पर है, प्रॉपर डायरेक्शन में हो, ठीक है। इससे कस्टमर्स को तक पहुँचने में आसानी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कीप द पेस विद द टेक्नोलॉजी, मतलब हर एक रिटेलर को टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएगा, लेकिन जैसे पेटीएम हो गया, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, खाता बुक ऐप हो गया, ये डिफरेंट जो डिजिटल मीडियम आज आ गए ऐप का माध्यम जो है, उसके माध्यम से जो है सेलिंग को और सरल बनाया जाता है, एक्सपीरियंस को और सरल बनाया जाता है। कस्टमर्स जो है अब वही चीज़ को पसंद करते हैं जो चीज़ उन्हें आसानी से मिल जाए। तो इस कारण टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी को अपनाना एक रिटेलर की बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। तो इसे आप देखा होगा आपने, कई चीज़ें सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है उन्हें दे दिया जाता है बिल, तो बिल में सारी चीज़ों की जानकारी आप उनको मिल जाती है प्रोडक्ट की, और साथ साथ उनकी प्राइस के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। तो इसे बोला जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मुख्य पॉइंट्स, ठीक है। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों इस सेक्शन में इतना ही। आई होप कि ये रिटेल फॉर्मेट आपको अच्छे समझ आया होगा, जिसमें हमने रिटेलर को क्लासिफिकेशन देखा, साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब डिस्कस किए, और ये आपके यूनिट नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए स्मार्ट मोमेंट्स विद स्मार्ट स्टडीज। थैंक यू सो मच।